कार एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे अमनेसिया है, लेकिन मुझे हर एक वुमन परफेक्टली याद थी जो मुझसे मिलने आई थी। वह एक रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट था, फिर भी वह कन्विंस्ड था कि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया हूँ। ये डॉक्टर सच में अपने लिए एक्सक्यूज बनाना जानता था। हॉस्पिटल स्टे के दौरान मैं उन सब लोगों से मिल चुका था जिनसे मुझे मिलना था। अगर वाकई कोई इंपॉर्टेंट इंसान होता तो अब तक दिखाई क्यों नहीं दिया? मुझे वह सब लोग याद हैं जिन्हें मुझे याद होना चाहिए। ये कौन सी अमनेसिया है? मेरी छोटी बहन के जाने के बाद एक वुमन शार्प बिजनेस सूट पहने हुए अचानक मेरे हॉस्पिटल रूम में आ गई। आर यू हियर टू सी इफ आई एम डेड? अगर नहीं तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। मिस्टर हैज, आप जाग गए। और आप कौन हैं? आप मुझे पहचानते नहीं? मैं लिंडा हूँ, मिस स्टर्लिंग की असिस्टेंट। मिस स्टर्लिंग कौन है? एथन। मिस स्टर्लिंग अभी बहुत बिजी हैं। अमनेसिया का नाटक करना बंद करो। चाहे तुम खुद को लटकाने की धमकी दो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इन अजीब बातों का सामना करके मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था। उसके डिस्गस्ट भरे एक्सप्रेशन को देखकर मुझे एक अजीब सी रिवल्शन महसूस हुई। वेट, क्या तुमने क्या कहा? 6 इयर्स? वह डेफिनेटली मेरा ही चेहरा था, लेकिन जितना मुझे याद था उससे ज्यादा मैच्योर लग रहा था, और उस पर उदासी की एक हल्की सी छाप थी। क्या हो सकता है? क्या लिंडा ने जो कुछ कहा वह सच है? क्या वाकई 6 साल बाद का वक्त है? क्या मैं सच में शादीशुदा हूँ? मेरी मेमोरी 18 साल की उम्र पर अटकी हुई थी, जब मैंने कॉलेज शुरू किया था। उस वक्त मुझे एक अपर क्लासमैन पर क्रश था। मुझे लगता है उसका नाम क्लोई स्टर्लिंग था। भले ही वह मुझसे 1 साल सीनियर थी, लेकिन असल में वह मुझसे 2 साल छोटी थी, और अब मैं किसी तरह उससे शादी कर चुका था। लिंडा के मुताबिक मैंने 22 साल की उम्र में क्लोई से शादी की थी। ये एक व्हर्लविंड मैरिज थी जिसमें कोई रियल इमोशनल फाउंडेशन नहीं था। शादी के बाद मुझे पता चला कि क्लोई का दिल मेरे साथ नहीं था। वह जेसन क्रॉफर्ड नाम के एक लड़के के बहुत करीब थी। खुद को अनलव्ड महसूस करते हुए मैंने उसका अटेंशन पाने के लिए हर तरह की बिजार टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, जिससे सिर्फ उसकी डिसगस्ट और बढ़ गई। आखिर में मैंने क्लोई को जेसन से दूर रखने के लिए सुसाइड की धमकी देनी शुरू कर दी। अगर तुम जेसन से डिस्टेंस नहीं रखोगी तो मैं तुम्हारे सामने खुद को मार दूंगा। अगर तुम ऐसे ही ड्रामा करते रहोगे तो जाओ और मर जाओ, मेरा हेडेक कम हो जाएगा। प्यार के लिए खुद को मार लेना, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था जो मैं कभी करता। पहले के दिनों में मैं सिम्प्स को सबसे ज्यादा डेस्पाइज करता था। जब तक मैंने ये सब समझा तब तक मैं हमारे मैरिटल होम के मास्टर बेडरूम में पहुंच चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि मैं ठीक हूं, इसलिए लिंडा मुझे सीधा घर ले आई। ईथन, मिस स्टर्लिंग एक बहुत बिजी वुमन है। क्या तुम प्लीज उन्हें इन पेटी ट्रिक से हरास करना बंद कर सकते हो? मेरे सामने खड़ी एनॉर्मस मेंशन को देखकर मेरा सीन क्रिएट करने का सारा मन खत्म हो गया। मैं उस ओवरवेलमिंग ऑप्युलेंस को देखकर पूरी तरह स्टन्ड था। सिर्फ एक वॉक इन क्लोसेट ही मेरे पुराने अपार्टमेंट से कई गुना बड़ा था। भले ही मुझे पता था कि मेरी और क्लोई की शादी को 5 साल हो चुके थे, मेरे लिए यह पहली बार था जब मैं उसका चेहरा इतने करीब से देख रहा था। मुझे मानना पड़ा कि उसके मेरी हाई स्कूल गॉडेस होने की एक वजह थी। बस उस चेहरे को अपने सामने देखकर ही मेरा मूड काफी बेहतर हो गया। ईथन, अब तुम क्या कर रहे हो? ड्यूड, घर आने के बाद से मैंने एक भी वर्ड नहीं बोला। तुम तो पहले मेरे घर आते ही मेरे पीछे घूमते रहते थे। क्या ये कोई नई टैक्टिक है? मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया। क्या शादी के बाद मैं वाकई इतना क्लिंकी हो गया था? मैं लेटली काम से बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, और मेरे पास तुम्हारा ड्रामा हैंडल करने की एनर्जी नहीं है। ईथन, जेसन के साथ कुछ करने का सोचना भी मत। सुसाइड की धमकी मुझ पर काम नहीं करेगी। लिंडा मुझे क्लोई और मेरे बीच की ज्यादातर स्टोरी पहले ही बता चुकी थी। ये एक सिंपल और पैथेटिक लव ट्रायंगल था। मैं क्लोई से प्यार करता था, क्लोई जेसन से प्यार करती थी, और मैं इस रोमांस का क्लाउन सिर्फ जेसन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था, जिससे क्लोई मुझे और ज्यादा हेट करने लगी। ये सुसाइड अटेम्प्ट इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे उस बात से जेलसी हो रही थी कि वह जेसन का कितना ख्याल रखती थी। इसलिए मैं सीक्रेटली उसकी कंपनी को टारगेट कर रहा था और उसके क्लाइंट्स को बदनाम कर रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। पिछले कुछ सालों की मेमोरी खो देने के बाद मैं सच में समझ नहीं पा रहा था कि मैं इतना इंसेन कैसे बन गया। 18 साल वाला मैं उन लोगों को डेस्पाइज करता था जो प्यार में ऑब्सेस्ड हो जाते थे, और यहाँ मैं एक औरत के लिए मरने को तैयार था। क्या तुम क्या कर रही हो? क्लोई, मुझे मत छुओ, अच्छे से रहो, मेरे साथ टैंट्रम मत करो, मुझे पसंद नहीं है। वह हमेशा मुझसे इसी टोन में बात करती थी, और धीरे धीरे वह चेहरा भी, जिस पर मैं सालों से क्रश रखता था, कम अट्रैक्टिव लगने लगा। क्लोई, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, राइट?
हॉस्पिटल से वापस आने के बाद से तुमने कंसर्न का एक भी वर्ड नहीं बोला और अब बस एग्रेसिवली मुझे ब्लेम कर रही हो। किस हक से? क्योंकि ये सब तुमने खुद पर लाया है। उसकी ग्रिप वीक थी, लेकिन उसने बिल्कुल मेरी वूंड वाली जगह पकड़ ली। दर्द से मेरी सांस अटक गई, लेकिन मैंने जोर लगाकर कोई आवाज नहीं निकाली। इस बार मैं जाने दे रही हूँ, मुझे दोबारा कभी सुसाइड की धमकी मत देना। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, क्लोई पहले ही जा चुकी थी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और नीचे गया तो देखा वो पहले से डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रही थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर हैज, आप जाग गए? आइए ब्रेकफास्ट कीजिए। चाहे ये सिर्फ ब्रेकफास्ट था, लेकिन टेबल पर रखा स्प्रेड हैरान कर देने वाला था। सुबह सुबह कौन ये सब खाता है? रुको, ये ड्यूरियन है, मिस्टर क्रॉफर्ड ने स्पेशली भेजा है। ये उनका फेवरेट है, यूरोप से एयर फ्रेटेड। रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए। ईथन, बस करो। क्या क्या इस बात से भी प्रॉब्लम है कि मैं ड्यूरियन नहीं खाता? तुम सिर्फ इसलिए खाने से मना कर रहे हो क्योंकि जेसन ने भेजा है ना? तुम जेसन से जेलसी करना कब बंद करोगे? मैं जेसन से जेलस? ये क्या था? मुझे नहीं पता था कि 27 साल वाला मैं क्लोई के सामने कैसा बिहेव करता था। लेकिन चाहे जो भी हो, हम हस्बैंड और वाइफ थे। क्या उसे इतना भी नहीं पता था कि मुझे ड्यूरियन से एलर्जी है? मैम, मिस्टर क्रॉफोर्ड आ गए हैं। क्लोई, क्या मैं किसी चीज में इंटरप्ट कर रहा हूँ? एक नजर देखते ही मुझे समझ आ गया कि यह जेसन था। मैं क्लोई का हस्बैंड था। फिर भी बटलर मुझे मिस्टर हेज कह रहा था और उसे मिस्टर क्रॉफोर्ड। मिस्टर क्रॉफोर्ड, आप आ गए। अब मुझे समझ आया कि 27 साल वाला मैं जेसन को इतना टारगेट क्यों करता था। वह और मैं लीगली मैरिड थे, फिर भी मैं उसकी किसी दूसरे आदमी के लिए इतनी ऑब्वियस फेवरेटिज्म का मुकाबला कभी नहीं कर सकता था। मिस्टर हैज, मैंने सुना कल आपने अपनी रिस्ट कट कर ली थी। अब आप ठीक हैं? मुझे तुम्हारी कंसर्न की जरूरत नहीं। क्लोई, शायद मुझे चले जाना चाहिए। लगता है मिस्टर हैज मुझे देखकर खुश नहीं है। मुझे नहीं पता था कि 27 साल वाला मैं उनके सामने कैसे बिहेव करता था, लेकिन 18 साल वाला मैं क्लोई से प्यार में अंधा नहीं था। इसलिए मेरे पास अपनी बात रोकने की कोई वजह नहीं थी। तुम्हें पता था, फिर भी तुम आ गए। क्या अटेंशन सीकर हो? ईथन, क्या तुम अनरीजनेबल होना बंद कर सकते हो? फे तुरंत जेसन का साइड लेने लगी और मेरी नजरों में उसकी इमेज और नीचे गिर गई। अपनी हाई स्कूल क्रश से शादीशुदा होकर उठना पहले एक्साइटिंग लगा था, लेकिन अब लग रहा था कि क्लोई कोई इतनी स्पेशल भी नहीं थी। क्लोई, मैं आज स्पेसिफिकली तुम्हें अपनी सेलिब्रेशन पार्टी में इनवाइट करने आया हूँ। ईथन, तुम भी आओगे राइट? मेरा ओरिजिनली जाने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जब मैंने जेसन की आंखों में छुपा हुआ डिस्डेन और प्रोवोकेशन देखा, तो मैंने अचानक अपना डिसीजन बदल दिया। ऑफ कोर्स, आखिर मैं क्लोई का हस्बैंड हूँ, मुझे ऐसे इवेंट्स में उसके साथ जाना ही चाहिए। लो, वह आ गए। अब मुझे समझ आया कि 27 साल वाला मैं आखिर ऐसा क्यों बन गया। रोज रोज लोगों को पीछे से बातें करते सुनकर कोई भी ट्विस्टेड हो सकता था। मैं उस वक्त क्लोई से सच में बहुत प्यार करता होऊंगा, जो इतनी डेली ह्यूमिलिएशन के बाद भी अपनी लाइफ छोड़ने का सोच लिया। उसे वहां अकेला खड़े होते हुए शर्म नहीं आती? क्यों आएगी, जब तक वो क्लोई के साथ रह सकता है। अगर तुम कहो तो शायद घुटनों पर भी बैठ जाए। मैं मरा नहीं हूं, मैं उसके लिए घुटनों पर क्यों बैठूंगा? ऑलराइट, सब लोग बस करो। मेरा ओपनली मजाक उड़ाया जा रहा था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मेरा बचाव भी नहीं किया, बस सबको रुकने के लिए कह दिया। लगता है मैं यहाँ वेलकम नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। गुड बाय। क्या मैंने सच में ये देखा? उसने वाकई क्लोई को एटीट्यूड दिखाया? क्या जेसन ने उसे सच में पागल कर दिया है? उसके बाद की नॉइजी चैटर मुझे इरिटेट करने लगी, इसलिए मैं अपना दिमाग शांत करने के लिए पूल के पास चला गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि जेसन भी बाहर आ गया। मिस्टर हेज, आपने वाकई मुझे सरप्राइज कर दिया। क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहीं पूल में धक्का दे दूंगा? मुझे इस बात का ज्यादा डर है कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत ही नहीं है। आखिर सब जानते हैं कि क्लोई बिना एक सेकंड सोचे मुझे बचा लेगी। ऑब्वियसली इथन, मेरे साथ एक बेट लगाने की हिम्मत है। अगर तुम दोनों इतने ही प्यार में हो तो क्लो से मुझे डिवोर्स देने को क्यों नहीं कहते? क्या तुम्हें किसी और की मैरिज में दूसरा आदमी बनकर कोई अजीब सी खुशी मिलती है? क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम छोड़ने से इनकार करते हो? क्लोई से चिपके रहने के लिए तुम इतने डेस्परेट हो कि सुसाइड तक का सहारा ले लिया। वह सिर्फ तुम पर तरस खाकर तुम्हारे साथ रहती है। ईथन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम बेट लगाने की हिम्मत रखते हो? नहीं, तुम जीत गए। ये सबको पता था कि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि दूसरी बार सुसाइड करने जैसी हरकत करता। ईथन, जाओ स्विम करो। मुझे सिर्फ पानी का एहसास हो रहा था जो हर तरफ से मुझे घेर रहा था। मैं पूरी जान लगाकर ऊपर तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर धुंधली होने लगी, एक फैमिलियर फिगर पूल के किनारे से पानी में कूद गई और दूसरी डायरेक्शन में तैरने लगी। वो मेरी वाइफ क्लोए थी। जब जेसन और मैं दोनों पानी में गिरे तो वह सीधा उसकी तरफ तैर गई। मेरे दिल
दिल में एक तीखी चुभन सी हुई। शायद ये मेरे 27 साल वाले वर्जन की आखिरी बची हुई फीलिंग थी। जेसन और मुझे दोनों को पानी से बाहर निकाल लिया गया। उसे क्लो ने बचाया, मुझे एक ऐसी वुमन ने बचाया जिसे मैं जानता भी नहीं था। मुझे मानना पड़ेगा, वह काफी अट्रैक्टिव थी, बिल्कुल मेरी टाइप। ईथन, तुम ठीक हो? क्लोई ने मुझे उठने में हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया। पूरा एरिया एकदम साइलेंट हो गया। मैं लोगों की धीमी होती सांसें तक सुन सकता था। क्लोई जैसी अमीर और खूबसूरत वुमन को शायद जिंदगी में कभी किसी ने इस तरह रिजेक्ट नहीं किया था। क्लोई, चलो डिवोर्स ले लेते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी जो मैंने तुम्हारा हाथ झटका है उसे अपने एक्स हस्बैंड की सेवरेंस पेमेंट समझ लो। क्लोई काफी देर तक चुप खड़ी रही, फिर अचानक मेरी तरफ चलने लगी। मैंने पहले ही कहा था वो पोस्ट सेवरेंस पे था, तुम इतनी पेटी तो नहीं हो ना? क्लोई ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस मेरी रिस्ट मजबूती से पकड़ ली और मुझे खींच कर ले जाने की कोशिश की। इसी अफरा तफरी में एक पतला सा हाथ अचानक मेरी दूसरी बांह पकड़ लेता है। क्लोई, अभी अभी यह लगभग डूब गया था, इस बात को लेकर इसे मत पकड़ो। बोलने वाली वह वुमन थी जिसने अभी मेरी जान बचाई थी। वह खुद भी पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके अंदर एक अलग ही ऑनरा था। वह क्लोई की पूरी ऑपोजिट थी। क्लोई ठंडी, इंटेलिजेंट और एक आइस क्वीन जैसी थी, जबकि यह वुमन वाइल्ड और दिलकश चार्म से भरी हुई थी। कुछ पल के लिए मैं उसे देखकर पूरी तरह मेस्मराइज्ड हो गया। जोई, वह मेरा हस्बैंड है, किस हक से तुम मुझे एडवाइस दे रही हो? ओह, ये तो फनी है। मैंने अभी इसे खुद डिवोर्स मांगते हुए सुना है, और वैसे भी चाहे किसी भी एंगल से देखो, मैंने अभी तुम्हारे हस्बैंड की जान बचाई है। क्या तुम्हें मेरा शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए? मैं तुम्हें वेस्टचेस्टर प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल दे दूंगी। ईथन के मामले में दखल देना बंद करो। वेस्टचेस्टर प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्राइज था और क्लोई ने उसे इतनी आसानी से जोए को दे दिया। ये मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट था। क्रॉफर्ड फैमिली को भी इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिला था, लेकिन क्लोई ने पूरा कंट्रोल दे दिया। पार्टी छोड़ने के बाद क्लोई मुझे एक होटल रूम में ले गई। उसने मेरी रिस्ट पकड़ी और मुझे हॉट बाथ दिलवाना चाहा। क्लोई, क्या तुम प्लीज बाहर जा सकती हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मेरे देखने में क्या प्रॉब्लम है? मैं बाथटब में लगभग नहा चुका था जब क्लोई अचानक अंदर आ गई। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वह क्या करने वाली है, और मैं सरप्राइज में उछल पड़ा। ईथन, थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी डर गई थी। मिस स्टर्लिंग, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। मेरी जान जोए ने बचाई थी। क्लोई को ऐसी बात कहने का क्या हक था? मैं कभी नहीं भूल सकता था वह मंजर जब हम दोनों पानी में थे और वह जेसन की तरफ दौड़ पड़ी थी। भले ही मैं पिछले 5 सालों की यादें खो चुका था, उस पल मेरे दिल में एक आदिम सी चोट महसूस हुई। मुझे लगता है वह मेरे 27 साल वाले वर्जन की आखिरी जद्दोजहद थी। उसे पता था कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, फिर भी उसने पहले जेसन को बचाना चुना। अगर जोई नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता। लगातार 2 बार मौत के इतने करीब जाने के बाद मुझे उस वुमन के लिए कुछ महसूस नहीं होता था जिस पर कभी मेरा क्रश था। मैं गलत थी, मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, ठीक है? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम डिवोर्स ले लेंगे तुम जिसे चाहो बचा सकती हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन बात वैसे नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। और डिवोर्स के लिए मैं एग्री नहीं करती। किस हक से? क्लोई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे डिवोर्स लेकर रहूंगा। क्लोई परेशान सी लग रही थी, लेकिन उसे पता था कि मुझे गुस्सा होने का पूरा हक है, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। जब मैं बेडरूम में गया तो उसने फिर से जिद करके मुझे बाहों में ले लिया। चलो बस आज रात अच्छी तरह सो जाते हैं, कल इस बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? क्लोई, छोड़ो मुझे मजबूर मत करो कि मैं हाथ उठाऊं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा 27 साल वाला वर्जन कितना पैथेटिक रहा होगा, जो उसे लगता था कि इतना सब होने के बाद भी वह मुझे बस मना लेगी। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो हम कुछ और कर सकते हैं। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? उस पल उसकी आंखों में जो घबराहट थी, उसने लगभग मुझे यकीन दिला दिया कि शायद वह वाकई मेरी परवाह करती है। लेकिन मैंने तुरंत उस भ्रम को तोड़ दिया। जो औरत मेरी जिंदगी या मौत की परवाह नहीं करती, वह एक छोटी सी चोट की परवाह कैसे कर सकती है? कहाँ दर्द हो रहा है, जल्दी बताओ। क्लोई अचानक मेरी बैंडेज्ड हैंड को देखकर सन्न रह गई। उसने हमेशा यही सोचा था कि मैं सिंपैथी पाने के लिए इंजरी का नाटक कर रहा हूँ। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि यह सच में रियल है। ईथन, तुमने वाकई ये कर दिया, अब खुश हो? तुम्हें ये करने की परमिशन किसने दी? क्या तुम मेरी फीलिंग्स की जरा भी परवाह करते हो? तुमने अभी अभी मुझे लगभग डूबते हुए देखा था। मेरे शब्द उसके दिल में सुई की तरह चुभ गए। मैंने उसकी गहरी आंखों को एक पल के लिए हिलते हुए देखा। हिलो मत, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। जेसन डॉक्टर के साथ आ गया। क्लोई, क्या ईथन ठीक है? वह ठीक है, तुम घर जाकर आराम करो। यहाँ की चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
आखिर मिस्टर हैज लगभग मेरी वजह से डूब गए। बाहर से तो तुम काफी डिसेंट लगते हो, लेकिन एक्टिंग काफी अच्छी कर लेते हो। अफसोस की बात है कि मैंने पहले तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं की। पता नहीं क्लोई क्या सोचेगी अगर उसे पता चले तुमने मुझसे क्या कहा था। एथन, बात करना बंद करो, बस आराम करो। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। बस जाओ, और साथ में डिवोर्स पेपर्स भी ले आना। अगर तुम नहीं बनवाओगी तो मेरा लॉयर बना देगा। उसकी दौलत शायद हद से ज्यादा थी। अगर एग्रीमेंट वो खुद बनवाती तो सब कुछ ज्यादा क्लीन रहता और वह मुझे पैसों के पीछे पड़ने का इल्जाम भी नहीं लगा सकती थी। ईथन, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं ले रही, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने अपना फोन उठाया। सबसे पहले मैंने अपनी बर्थडे डेट पासकोड के रूप में ट्राई की, लेकिन फेल हो गया। कुछ और कॉमन नंबर ट्राई करने के बाद भी फोन अनलॉक नहीं हुआ। आखिर में मैंने क्लोए का बर्थडे डाला। फोन तुरंत खुल गया। मेरे मुंह से एक बेबस और कड़वी हंसी निकल गई। फिर मैंने बिना देरी किए पासकोड बदलकर अपनी बर्थडे डेट रख दी। अगले दिन मैंने उसका बिल्कुल इंतजार नहीं किया। मैंने सीधा जोहो को कॉल किया। हेलो, इथन हेज बोल रहा हूँ। क्या आपके पास मेरे साथ ड्रिंक करने का टाइम है? मिस्टर हेज, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। आखिर कल आपने मेरी जान बचाई थी। ठीक है, कहाँ मिलना है? पास वाले कॉफी शॉप में मिलते हैं। मैं अभी निकल रहा हूँ। नॉट बैड मिस्टर हेज, आप हमेशा की तरह पंक्चुअल हैं। मैं असल में कल मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। कोई बात नहीं, जो चाहें ऑर्डर कीजिए, मुझे नहीं पता। लेकिन आप पहले से काफी अलग लग रहे हैं। सच? किस तरह? मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरी अमनेसिया के बारे में पता चले, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा और जो का रिश्ता कैसा था। कल की सिचुएशन देखकर लग रहा था कि हम ज्यादा क्लोज नहीं थे, शायद कल के शॉक की वजह से। ईथन, असल में चल क्या रहा है, हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। ईथन, तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत है। जब से तुम हॉस्पिटल से वापस आए हो तुम बिल्कुल बदल गए हो। क्या ये सब क्लोई की वजह से है? तुम भी देख सकती हो कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन वह नहीं देख सकती। ये मैरिज वाकई कंटिन्यू करने लायक नहीं है। ईथन, क्या तुम सच में क्लोई को डिवोर्स देने वाले हो? कल जो हुआ उसके बाद क्या तुम्हें नहीं लगता डिवोर्स बिल्कुल जस्टिफाइड है? पहले वाले तुम उसके लिए पागल थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब तुम डिवोर्स की बात करते हो तो उसका मतलब वाकई डिवोर्स होता है। जब तुमने क्लोई से शादी की थी तुम हर जगह उसके पीछे पीछे घूमते थे। तुम उसके आसपास किसी भी आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जेसन तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं वाकई इतना पागल था? मिसेस वेंस, मेरे बारे में कहानियां मत बनाइए। ना सिर्फ तुम बहुत पॉजिटिव थे, बल्कि तुम्हें बहुत सीवियर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी था। लेकिन फिर भी, भले ही क्लोई तुमसे नफरत करती हुई लगती थी, उसने एक बार भी तुम्हें छोड़ने का नहीं सोचा। उससे शादी करने के बाद तुमने अपने सारे पुराने दोस्तों से रिश्ता तोड़ दिया था, खासकर फीमेल फ्रेंड्स से। हम कॉलेज क्लासमेट्स थे, हमने साथ में बहुत कुछ झेला था। मैंने तुमसे कन्फेशन किया था और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी हम दोस्त बने रहे। लेकिन तुमने अचानक सारा कांटेक्ट ही तोड़ दिया। तो तुम मुझे काफी अच्छी तरह जानती होंगी। ये सुनकर कि वह मेरे बारे में इतना कुछ जानती है, मेरी आंखें चमक उठी। आमनेसिया की वजह से मैं अपनी करंट सिचुएशन को समझने के लिए जूझ रहा था। उसकी मदद से चीजें काफी आसान हो सकती थीं। मैं नहीं चाहता था कि क्लोई को मेरे मेमोरी लॉस के बारे में पता चले, इससे बस और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती। वक्त तेजी से गुजरता गया और भले ही मैंने कभी सीधे सीधे नहीं कहा, जो को शायद समझ आ गया था कि मैं किसी मुश्किल में हूँ। उसने डिटेल्स जानने की जिद नहीं की, बस पिछले कुछ सालों में मेरी जिंदगी का पूरा हाल मुझे बता दिया। मैं थोड़ा इमोशनल हुए बिना नहीं रह सका। मेरा 27 साल वाला वर्जन वाकई किसी से इतना गहरा प्यार कर सकता था। क्या वह ईथन नहीं है, वो जो वेंस के साथ क्या कर रहा है? मुझे याद है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे पसंद नहीं कि तुम उसके इतने करीब रहो। हम डिवोर्स ले रहे हैं। मैं क्या करता हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने कल मेरे हस्बैंड की जान बचाई थी और मैंने तुम्हें वेस्टचेस्टर प्रोजेक्ट देकर उसका शुक्रिया अदा कर दिया है। तुम दोनों के प्राइवेट में मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोफे के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा मैंने ये एग्जैक्ट वर्ड्स पहले भी सुने हैं। मैं अचानक उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें लाल हो गई थीं। मुझे याद आ गया। एक साफ तस्वीर मेरी यादों में चमक उठी। क्लोई ने बिल्कुल यही बात किसी और से भी कही थी। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? उस दिन मैं बिजनेस डिनर के लिए गया था और देर से घर लौटा था। जब उसने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ था, तो मैंने उसे इसी तरह के इम्पेशेंट टोन में टाल दिया था और अब मैं वही अल्फाज उसे वापस सुना रहा था। मेरी और जेसन की मीटिंग्स वैसे नहीं हैं जैसे तुम सोच रहे हो। हमारे परिवार कई जनरेशन से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ बिजनेस डीलिंग्स अनअवॉइडेबल हैं, लेकिन मैंने पहले ही उससे कांटेक्ट कम करना शुरू कर दिया है। चाहे तुम यकीन करो या ना करो, बस करो यह डिवोटेड वाइफ वाला एक्ट। अगर तुम्हें कल मुझे लगभग मरवा देने का गिल्ट हो रहा है और तुम इस मैरिज को बचाना चाहती हो, तो जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा वाकई दिल बदल गया है तो डिवोर्स पेपर्स साइन करते वक्त थोड़ा जेनरस रहना।
मुझे ज्यादा पैसे देना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। उस दिन के बाद क्लोई और मैं एक बार फिर बुरे टर्म्स पर अलग हो गए। मैं वाकई समझ नहीं पा रहा था कि वह मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहती। वह क्लियरली जेसन से प्यार करती थी और मुझसे नफरत करती थी। क्या डिवोर्स वही चीज नहीं थी जो वह हमेशा चाहती थी? इथन, इसका क्या मतलब है? तुम बिना कुछ कहे घर छोड़कर चले गए? क्या मतलब? किस चीज का मतलब? हम डिवोर्स ले रहे हैं, हम साथ नहीं रह सकते। बस जितनी जल्दी हो सके पेपर्स तैयार करवा दो। मैं अभी अभी अपने नए घर में सामान खोलकर सेट कर रहा था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। मुझे लगा कोई डिलीवरी आई होगी। मैं जल्दी से दरवाजा खोलने गया, लेकिन सामने क्लोई खड़ी थी। अपना गुस्सा मुश्किल से दबा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? क्लोई सीधा अंदर चली गई। उसने रेंटल अपार्टमेंट की डेकोरेशन पर एक नजर डाली और उसका गुस्सा और भड़क गया। ईथन, तुम मेरे साथ सुलह करके घर वापस आने के बजाय इस तरह के डंप में रहना पसंद करोगे? क्लोई, क्या मैं तुम्हें टैंट्रम करता हुआ लग रहा हूँ? मैं सच में डिवोर्स चाहता हूँ। क्या यही नहीं था जो तुम हमेशा चाहती थी? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ? क्लोई मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पूरी तरह इरेशनल हूँ। हनी, प्लीज इतनी मुश्किल मत बनो, ठीक है? मेरे साथ वापस चलो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। नहीं, शुक्रिया। बस डिवोर्स पेपर्स रेडी रखना। हनी, क्या तुम्हें वाकई बात को इतना दूर तक ले जाना जरूरी है? मैंने तुमसे कहा ना, मैं सीरियस हूँ, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा। क्या तुम वाकई इस अंधेरी और नमी भरी जगह में अकेले सोगे? तुम मेरे बिना अकेले सो ही नहीं सकते। जब से मैं अमनेसिया के साथ जागा था, मुझे लगता था कि क्लोए और मैं एक दुखी और नफरत से भरा कपल हैं। लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे हम एक प्यार करने वाले कपल हों जो बस थोड़ा बहुत झगड़ते रहते हैं। क्लोई, मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा हूँ। मैं एक और दिन भी ऐसे नहीं जी सकता। क्लोई को बाहर निकालने के बाद मैंने अपना नया घर सेट करना शुरू कर दिया। कंपनी के काम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे हो गई थी, लेकिन फिर भी सब कुछ हैंडल करना मुश्किल था। इसलिए मुझे काफी वक्त लगाकर चीजें कैचअप करनी पड़ रही थीं। उस शाम जब मैं काम से घर लौटा, मैंने फेसबुक खोला और मैंने देखा कि जेसन ने एक फोटो पोस्ट की थी। वह जेसन और क्लोए की एक फोटो थी जिसके कैप्शन में एक सजेस्टिव लाइन लिखी हुई थी। अगर हम बस एक दूसरे को मिस न करते तो क्या आज तुम्हारे साथ खड़ा आदमी मैं होता? मैं हंस पड़ा। क्या वह सीधा सीधा ये इम्प्लाई नहीं कर रहा था कि क्लोए की मेरे साथ मैरिज बिना प्यार की है और आखिर में वह मुझे डिवोर्स देकर उसके साथ रहेगी? मैंने पोस्ट को लाइक किया, कमेंट किया, परफेक्ट फॉर ईच अदर, और फिर तुरंत उसे अनफ्रेंड कर दिया। मैंने क्लोए का नंबर भी ढूंढा और उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया। तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया? सॉरी, मुझे तुम्हें सीधा ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। मैं भूल गया था कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। क्या तुम डिवोर्स पेपर्स लेकर आई हो? परफेक्ट। मैं आज छुट्टी ले लेता हूँ और साइन करने के बाद सीधा डिवोर्स फाइनलाइज कर देते हैं। ईथन, अभी के अभी मुझे अनब्लॉक करो। नहीं हनी, आई एम सॉरी, ठीक है? प्लीज मुझे दोबारा ऐड कर लो। मुझे तुम्हारा नंबर भी याद नहीं है। तुम्हें मेरा नंबर याद नहीं? हाँ, तो तुम मेरा नंबर कैसे भूल सकते हो? तुम्हें पहले वह जुबानी याद था। क्रैप, उसे पता चल गया। मैं बस भूल गया। वैसे भी हम डिवोर्स ले रहे हैं। क्या मुझे तुम्हारा नंबर भूलने का हक नहीं है? ईथन, तुम्हें हुआ क्या है? जब से तुम अपनी सुसाइड अटेम्प्ट के बाद जागे हो, तुम बिल्कुल अलग इंसान बन गए हो। क्या ये नॉर्मल नहीं है? इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद लोग बदल जाते हैं। क्या तुम सच में एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं फिर से पप्पी की तरह तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगा? क्लोई ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक सी चमक थी। उसने मेरी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, चुपचाप मेरा फोन छीन लिया और आदत के मुताबिक अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन पासकोड गलत निकला। तुमने पासकोड बदल दिया? हाँ, तो तुम्हारा पुराना पासकोड मेरा बर्थडे था। क्लोई, मेरा फोन वापस दो, मुझे काम पर जाना है। आज छुट्टी ले लो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पूरी कंपनी खरीद सकती हूँ। क्लोई ने कुछ और पासकोड्स ट्राई किए। हमारी एनिवर्सरी? गलत। उसने होंठ भींच लिए। फिर मेरा बर्थडे ट्राई किया। फोन तुरंत अनलॉक हो गया। क्लोए ने मुझे गहरी नजर से देखा, कुछ नहीं कहा और पासकोड बदलकर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी रख दिया। मैंने तुरंत फोन वापस छीन लिया और अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं खुला। क्लोई, तुम्हें किसने हक दिया मेरा पासकोड चेंज करने का? पासकोड हमारी एनिवर्सरी है, तुम इसे दोबारा चेंज कर सकते हो। उसकी बात सुनकर मैं जमसा गया। हमारी एनिवर्सरी? मुझे अमनेसिया था। उसके साथ मेरा इकलौता कनेक्शन सालों पुराना क्रश था, और अब जब मुझे उसकी असली घटिया नेचर का पता चल चुका था, तो उसका खूबसूरत चेहरा, हॉट बॉडी और बेपनाह दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मुझे उसके बारे में ऐसी छोटी डिटेल्स जानने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तुम्हें अमनेसिया है ना? तुम्हें बस याद नहीं है। ये नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
जब तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी तुम कभी मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहोगे। उसकी बातें मुझे घिन दिला रही थीं और मैं इस बात से भी डरा हुआ था कि अगर मेरी मेमोरी वापस आ गई तो कहीं मैं फिर से वही पैथेटिक 27 साल वाला ईथन ना बन जाऊं। मेरा वह वर्जन बहुत ही ट्रेजिक था। मैं तो चाहता था कि मुझे कभी कुछ याद ही ना आए। ईथन, तुम कब आए? रुको, तुम्हारे पास मेरे अपार्टमेंट की कैसे है? मैंने लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट किया और बगल वाला अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया। मुझे की दो, मैं कल ही शिफ्ट हो रहा हूँ। तुम कितना कुछ भूल चुके हो। मैंने कुछ नहीं भूला। किसने कहा कि मैंने भूला है? मैं तुमसे डिवोर्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं कितनी बार कहूँ, मेरे सेंटेंस पूरा करने से पहले ही क्लोई ने पीछे से मुझे बाहों में भर लिया। ऐसी बातें मत करो, तुम्हें अमनेसिया है, इसलिए मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगी। जब तुम्हें सब याद आ जाएगा तब हम यह सब सेटल कर लेंगे। क्लोई, तुम कब रुकोगी? तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? तो क्या हुआ अगर मुझे अमनेसिया है? मैं बहुत पहले से तुम्हें छोड़ना चाहता था, हम बस झगड़ रहे हैं। ईथन, मैं तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वह सब एक एक्सीडेंट था। जेसन के साथ वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। स्टर्लिंग और क्रॉफर्ड फैमिलीज कई जनरेशन से करीब रही हैं और टेक्निकली बचपन में हमारी एंगेजमेंट भी हुई थी, लेकिन मैंने कभी उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रखी। तुमसे शादी करने के बाद मेरे ग्रैंडफादर को लगा कि वह जेसन के परिवार का एहसानमंद है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसका ख्याल रखूं। इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। कौन यकीन करेगा इस बात पर? तुमने उसकी जान को मेरी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। लगता है तुम अब भी उस इंसिडेंट से नाराज हो। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि तुम्हें अमनेसिया है। मुझे तुरंत तुम्हें सब एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। मेरा उसके एक्सक्यूजेस सुनने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्लोए मुझे जाने देने को तैयार ही नहीं थी। उस दिन मैंने सुना कि कोई पानी में गिर गया है और मेरा पहला इंस्टिंक्ट यह चेक करना था कि तुम ठीक हो या नहीं। लोगों ने कहा था कि वह जेसन है, इसलिए मैंने उसे बचा लिया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम भी पानी में गिर गए थे। सिर्फ कुछ सीधे साधे सेंटेंसेस के साथ ही उसने खुद को पूरी तरह हर जिम्मेदारी से बरी कर लिया। मेरे चेहरे पर साफ नजर आ रहे डिसबिलीफ को देखकर क्लोई काफी देर तक चुप रही। तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते, मैं तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करूं? सबने देखा था, तुम बिना एक सेकंड की हिचकिचाहट के पानी में कूद गई थी। तुम उसे बचाने गई थी, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। और जब जो ने मुझे बाहर निकाला तुम मेरे साथ कितनी ठंडी थी। क्लोई, क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ? अगर तुम वाकई मेरी परवाह करती हो तो मुझे जाने दो, मैं हर बात मान सकता हूँ, डिवोर्स के अलावा। जब तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। कोई फायदा नहीं है क्लोई, अगर किस्मत ने मुझे भुला दिया है तो इसका मतलब है मुझे याद नहीं रखना चाहिए। मैं याद करने के ख्याल का विरोध करता हूँ। मैं दोबारा अपना 27 साल वाला वर्जन नहीं बनना चाहता। क्लोई बिल्कुल लाचार सी लग रही थी और फिलहाल मुझे मनाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिन तक अपनी नई नॉर्मल जिंदगी जीने के बाद जेसन मुझे ढूंढते हुए आ गया। इथन, हमें बात करनी है। सीन क्रिएट करने का मन नहीं था, इसलिए मैं उसे अपने ऑफिस के पास वाले कॉफी शॉप ले गया। जेसन बहुत थका हुआ और परेशान लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। अगर कुछ कहना है तो जल्दी बोलो, तुम खुद से काफी खुश हो गए है ना? क्लोई ने मेरी फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरफ से टर्मिनेट कर दिए। अब हमारे सर्कल में सबको पता चल गया है कि क्रॉफर्ड फैमिली ने अपना सपोर्ट खो दिया है। उससे मेरा क्या लेना देना? क्लोई ने कहा है कि वो अब मेरी मदद नहीं करेगी। तुमने उससे कुछ कहा था, है ना? मुझे लगा था तुम यहाँ सिंसियरली अपोलोजाइज करने आए हो, लेकिन लगता है तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैं उठकर जाने लगा, लेकिन पीछे से जेसन की चीख सुनाई दी। तुम जैसे नोबॉडी को उसका हस्बैंड बनने का हक कैसे मिला? तुम उससे शादी कैसे कर पाए? मेरे पास ऐसी कौन सी कमी है जो तुम्हारे पास नहीं है? मैं वहीं रुक गया। मुझे लगा मैंने यह अल्फाज पहले भी सुने हैं। क्लोई और मेरी शादी के कुछ ही वक्त बाद उसके दोस्त मेरा मजाक उड़ाया करते थे। उस वक्त जेसन फ्रेंडली लगता था, वह समझदार और सपोर्टिव दिखाई देता था। वह मुझे बहुत सारी एडवाइस देता था, लेकिन उसकी हर एडवाइस का नतीजा यही होता था कि मैं सबके सामने और ज्यादा एम्बेरस हो जाता। मैं धीरे धीरे इनसिक्योर, डरपोक और पैरानॉइड बनने लगा। एक के बाद एक तस्वीरें मेरी आंखों के सामने चमकने लगीं। मुझे यकीन था कि यह मेरी ही यादें हैं। इथन, मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ, लेकिन तुम्हें क्लोई से बात करनी होगी। मुझे तुम्हारे और क्लोई के मामले में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझ पर एक एहसान करो, उसे कह दो कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी दोबारा नहीं देखना चाहता। हम हमेशा ऐसी सिचुएशंस में ही क्यों मिलते हैं? राइट क्लो, ये मेरे हस्बैंड हैं, प्लीज इनसे दूर रहो। मैं इनके साथ कुछ नहीं कर रहा था। देखो तुम कितनी टेंस हो। जेसन, तुम हमेशा ईथन को मेरे पीछे क्यों परेशान करते रहते हो? वह ही मुझे परेशान कर रहा है। जेसन का चेहरा ठंडा और सख्त हो गया। सिर्फ क्लो को देखकर ही उसका एक्सप्रेशन थोड़ा नरम पड़ा। क्लोई, चाहे जो भी हो, हम साथ बड़े हुए हैं।
हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। पहले जो हुआ वह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्या तुम उसे छोड़ नहीं सकती? मैंने वह सब कर दिया जो मुझे करना चाहिए था। मैं तुम्हारा कोई कर्जदार नहीं हूं। मैंने पहले तुम्हारा ख्याल सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडफादर की रिस्पेक्ट में रखा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लालची बन जाओ। मैं लालची? जेसन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। उसने बस अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मुझे नफरत भरी नजर से देखा और गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे समझ आ गया कि वह आज मुझे ढूंढते हुए इतना डेस्परेट क्यों था। क्लोई ने पब्लिक में पूल वाली इंसिडेंट की सच्चाई बता दी थी और अब जेसन उनके सोशल सर्कल का मजाक बन चुका था। ये सब सोचते सोचते वह फ्रैगमेंटेड मेमोरीज फिर मेरी आंखों के सामने उभरने लगी। मेरा सर दर्द से धड़कने लगा। क्या तुम ठीक नहीं हो? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकती हूँ। मैं नहीं जा रहा। बस अपने प्यारे जेसन को कंट्रोल में रखो ताकि वह मुझे दोबारा परेशान ना करे। बाकी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो। मैं उसे दोबारा कोई मौका नहीं दूंगी। मैं भी गलती दोबारा नहीं करूंगी। तुम सेम मिस्टेक दोबारा ना करने का डिसीजन ले सकती हो, लेकिन हर गलती माफ नहीं की जा सकती। मैंने तुम्हें वेस्ट चेस्टर प्रोजेक्ट दे दिया था। अपनी किस्मत से ज्यादा मत मांगो। मैंने उसकी जान बचाई थी। मैं उसकी सेवियर हूँ। उसे कभी स्विमिंग नहीं आई। अगर उस दिन मैंने एक्शन नहीं लिया होता तो आज तुम्हारा हस्बैंड जिंदा नहीं होता। क्या तुम उस इंसान से ऐसे बात करती हो जिसने उसकी जान बचाई हो? ये सुनते ही क्लोई की आंखें तीखी हो गईं। उनके अंदर एक ठंडी सी चमक उभर आई। तुम्हें कैसे पता कि उसे स्विमिंग नहीं आती थी? जब तुम दोनों डिवोर्स लेने ही वाले हो तो मैं अब और नहीं छुपाऊंगी। सच ये है कि ईथन और मैं बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने उससे अपने फीलिंग्स भी कन्फेस किए थे, लेकिन उसने तुम्हें चुन लिया। ईथन, अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे गलत चॉइस हो गई थी तो मैं तुम्हें एक और चांस दे सकती हूँ। अगले ही सेकंड क्लोई उसकी तरफ झपटी और दोनों औरतें बुरी तरह लड़ने लगीं। मैंने कभी भी हमेशा कंपोज्ड रहने वाली क्लोई को इतना इमोशनल होते नहीं देखा था, और मैंने पहले कभी दो औरतों को लड़ते हुए भी नहीं देखा था। इसलिए मैंने उन्हें लड़ने दिया। मैं बीच बचाव करने नहीं गया, बस मुड़कर ऑफिस की तरफ वापस चल दिया। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि क्लोई मुझसे भी ज्यादा तेज निकलेगी। जब तक मैं नीचे पहुंचा वह पहले से वहां खड़ी थी। उसके होंठ के कोने पर एक छोटा सा ब्रूज था। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। फिक्र मत करो, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। किसने कहा कि मैं फिक्र कर रहा हूँ? खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। मैं तुम्हें काम के बाद लेने आऊंगी। मैंने कहा था मुझे डिवोर्स चाहिए। उस बात का कौन सा हिस्सा तुम्हें समझ नहीं आता? अभी तुम्हें अमनेसिया है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए अपनी फीलिंग्स याद नहीं है। सब ठीक हो जाएगा जब तुम्हें सब याद आ जाएगा। मैं क्यों याद करना चाहूंगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम और जेसन सपोजली इनोसेंट हो। या तुम्हें लगता है कि अगर मुझे सब याद आ गया तो मैं फिर से वही पैथेटिक और घुटनों पर चलने वाला इंसान बन जाऊंगा जो पहले था? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। उसे देखते हुए मुझे अचानक एक गहरी थकान महसूस हुई। क्लोई, मेरे मैरिज को लेकर हमेशा कुछ सपने थे। मैंने सोचा था कि मेरी शादी एक काइंड और केयरिंग वाइफ से होगी, लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरी फ्यूचर वाइफ तुम जैसी होगी। तो क्या हुआ अगर तुम और जेसन वाकई इनोसेंट हो? तुम एक वाइफ के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह निभाने में फेल रही हो। मुझे इस मैरिज को कंटिन्यू रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। चलो डिवोर्स ले लेते हैं। मैंने क्लोई से बहुत कुछ कहा। सब दिल से निकली हुई बातें थीं। उस पल मुझे लगा मानो उसकी आंखों में चमक रही कोई रोशनी टूटकर बिखर गई हो। मैं बिना पीछे देखे मुड़ गया और चल दिया। उस दिन के बाद मैंने क्लोई के बारे में कोई खबर सुनने से इनकार कर दिया। उस सर्कल के लोग हमेशा ताकतवरों की चापलूसी करते थे और कमजोरों को नीचा दिखाते थे। जब उन्हें पता चला कि क्या हुआ था तो वे मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने सबको इग्नोर कर दिया। मैं बस अपने काम पर फोकस करता रहा और उस दिन का इंतजार करता रहा जब क्लोई आखिरकार डिवोर्स के लिए मान जाएगी। काम खत्म होने के बाद मैंने अपने हाथ पैर स्ट्रेच किए। मैं सोच रहा था कि जो को एक प्रॉपर थैंक यू डिनर के लिए इनवाइट करूं, लेकिन जैसे ही मैं मेन एंट्रेंस से बाहर निकलने वाला था, मैंने एक ब्लैक लग्जरी कार देखी जो वहां पार्क थी। मेरे कोलीग्स धीमी आवाज में बातें कर रहे थे और मुझे देखकर अजीब सी मुस्कान दे रहे थे। मैंने धीरे से गाली दी और सीधा आगे बढ़ गया, मानो मैंने कुछ देखा ही ना हो। क्लोई तुरंत कार से बाहर निकली और मेरी तरफ चलने लगी। ईथन, तुम आ गए। क्या तुम डिवोर्स पेपर्स देने आई हो? क्लोई ने जवाब नहीं दिया। उसने जानबूझकर टॉपिक बदल दिया। पता नहीं कहां से उसने एक कार की निकाली। कैसी लगी? लेटेस्ट हमर है? नहीं। भले ही मैंने ये कहा, लेकिन कि देखते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्लोई ने मुझे कार में बिठा लिया। हम ड्राइव करते रहे जब तक अंधेरा नहीं हो गया। जब मुझे समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। बस मेरे साथ एक मील कर लो।
अगर मैं यह मील तुम्हारे साथ कर लूं तो क्या तुम डिवोर्स के लिए मान जाओगी? क्लोई काफी देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम मेरे साथ ये मील नहीं करोगे तो मैं कभी डिवोर्स नहीं दूंगी। ये तुमने कहा है? मैंने नहीं। डिनर बहुत लैविश था। साफ पता चल रहा था कि बहुत प्लानिंग और केयर के साथ अरेंज किया गया था। वहां वाइन थी, कैंडल्स थीं और हर तरह के फ्लोरल अरेंजमेंट्स थे। पूरा माहौल बहुत रोमांटिक था। मैंने बिना किसी इमोशन के जल्दी जल्दी खाना खाया। मैं फुल हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। ईथन, क्या तुम भूल गए आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। मुझे उसकी कोई याद नहीं थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन मुझे याद नहीं आया कि हमने पहले कभी एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट की थी। कोई बात नहीं, हम इसे अपना लास्ट सपर मान सकते हैं। मुझे समझ आ रहा था कि वो मुझे वापस जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे सच में नहीं लगता था कि हमारी मैरिज में अब बचाने लायक कुछ बचा है। मैंने धीरे से माफी मांगी और रेस्टरूम की तरफ चला गया। आईने में अपनी परछाई को देखते हुए मैंने खुद से कहा, पलट कर मत देखना। खुद को संभालने के बाद मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन मैंने देखा कि क्लोई मेरी तरफ आ रही थी। हनी, प्लीज बस याद करने की कोशिश करो, ठीक है? क्लोई, मुझे छोड़ो। वह इतनी जिद्दी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मुझे अमनेसिया था। उसे यकीन था कि जैसे ही मुझे सब याद आ जाएगा, मैं उसे छोड़ नहीं पाऊंगा। कोई फायदा नहीं है। मैं खुद को जानता हूं, चाहे अमनेसिया की वजह से ही मैंने तुमसे प्यार करना छोड़ा हो। मैं महसूस कर सकता हूं कि अगर इसी वक्त मेरी सारी यादें वापस भी आ जाएं, तब भी मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम बस भूल गए हो। ईथन, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूं, मुझे मत छुओ। ईथन। अचानक मेरे सर के पिछले हिस्से में तीखा दर्द उठा। मेरी आंखों के सामने तस्वीरें चमकने लगीं। हमारी शादी का किस, जेसन का मुझे दिया हुआ ड्रिंक, मेरे फादर इन लॉ का चाय का कप तोड़ देना, वह मजाक उड़ाती हुई नजरें। यादों के टुकड़े एक के बाद एक तेज रफ्तार से उभरने लगे और धीरे धीरे इतने साफ हो गए कि एक पूरी मेमोरी बन गई। मुझे सब याद आ गया। हमारी पहली बार, हम कैसे साथ आए, हमने कैसे शादी की, जेसन को लेकर हम कैसे लड़ते थे, और मुझे यह भी याद आ गया कि सब लोगों ने मिलकर मुझे किस तरह बेवकूफ बनाया था। कैसे मेरे ही ससुराल वालों के सामने मुझे जलील किया गया था। सारा दर्द एक बार फिर मेरे सामने खुलकर आ गया। मेरा दिल इतना दुख रहा था कि आखिरकार सुन्न हो गया। अब समझ आया कि मैं सब कुछ क्यों भूलना चाहता था। अब समझ आया कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं था। वह यादें इतनी दर्दनाक थीं। क्या हुआ ईथन? क्लो, मुझे तुमसे घिन आती है। मैंने उसकी आंखों में देखा, अपना सीना पकड़ा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंख फिर खुली, मैं हॉस्पिटल में था। वहीं पुराना डॉक्टर मेरे पुपिल्स चेक कर रहा था और क्लोई बेड के पास बैठी थी। उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे। जैसे ही उसने देखा कि मैं जाग गया हूं, उसने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। वह जाग गया। अब कैसा महसूस कर रहे हो? ज्यादातर सब ठीक है, बस एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस का केस है। पहले उसके दिमाग में एक छोटा ब्लड क्लॉट था, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से वह हट गया। उसे बस आराम की जरूरत है। इसके सर पर चोट कब लगी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई फायदा नहीं है क्लोए, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अभी कुछ याद नहीं है। जब तुम, मुझे सब याद है। मुझे सब कुछ याद आ गया है और फिर भी मैं डिवोर्स चाहता हूँ। क्लोई की आंखें जोर से कांप उठीं, जैसे उसे यकीन ही ना हो। मैंने कभी उसके चेहरे पर इतना गहरा दुख नहीं देखा था, लेकिन मुझे पता था कि मेरा फैसला सही है। मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हारे साथ रहना बहुत दर्द देता है। क्लोई, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। मैं डिवोर्स शब्द अनेक बार बोल चुका था। हर बार क्लोई का रिएक्शन स्ट्रांग होता था, लेकिन मैंने उसे पहले कभी इतना टूटकर बिखरते नहीं देखा था। क्लोई, चलो शांति से अलग हो जाते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने काफी वक्त तक क्लोई को नहीं देखा। मैं अपनी बात बिल्कुल साफ कर चुका था, इसलिए शायद उसे आखिरकार समझ आ गया था। मेरी जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। ऑफिस का काम भी फिर से ट्रैक पर आ गया। बस एक चीज मुझे परेशान करती थी,